गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बीमा संबंधी दावे अर्थात इंश्योरेंस क्लेम। तो देखिए, क्योंकि जैसे नाम से ही विदित है कि बीमा का मतलब है कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। बीमा अनुबंध एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है, जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी आग, बाढ़, भूकंप जैसे कई और कारण भी होते हैं जिनसे यदि कोई नुकसान हो जाता है हमारी फर्म को, कंपनी को, हमारे व्यापार को, तो बीमित को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक युग में बच्चों, यदि हम देखें तो व्यवसायी लाभ कमाने के साथ साथ अपनी व्यावसायिक जोखिमों को भी न्यून करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है, क्योंकि आजकल व्यवसाय में जोखिम बहुत अधिक जुड़ी हुई है। बल्कि आजकल ही क्यों, हमेशा से ऐसा रहा है कि जब व्यवसाय है तो जोखिम तो साथ साथ है ही। कभी आग लग जाती है किसी व्यवसाय में, किसी वर्ष बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ऐसे कारणों से हमारे व्यापार को बहुत नुकसान होता है। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बीमा कंपनियों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। बीमा कंपनियां करती क्या हैं कि वो व्यवसायी को एक अनुबंध करती हैं उनके साथ, जो कि क्षतिपूर्ति अनुबंध होता है। अर्थात यदि व्यवसायी को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करती हैं, और यदि व्यवसायी को कोई नुकसान नहीं होता तो वह बीमा प्रीमियम तो लेती हैं, परंतु उसकी भरपाई नहीं की जाती। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में आप लोगों ने क्या देखा है कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा देते हो, और यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके घर वालों को डेथ की कंडीशन में बीमित राशि मिल जाती है। परंतु यदि बीमा की जितनी अवधि है, या मान लीजिए 20 साल का बीमा लिया है, तो उस 20 साल में उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती और 20 साल वो अपने पूरे कर लेता है, तो बीमा कंपनी उसके द्वारा दिए गए प्रीमियम को उसे 20 साल के बाद लौटा भी देती है। लेकिन जिन बीमा संबंधी दावों की हम बात कर रहे हैं उसमें हानि होती है तभी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। जैसे आपने आग, बाढ़, भूकंप का कोई बीमा कराया व्यवसाय में, तो यदि आग लग जाएगी व्यवसाय में तभी आपको उस हानि की पूर्ति की जाएगी, अन्यथा आपको नहीं की जाएगी। और इसके लिए बीमा कंपनी में आपको अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ता है। उस दावे को बीमा कंपनी अच्छी तरह देखती है और उसके बाद आपको वह पैसा मिलता है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि हानियों के लिए दावे की राशि कैसे कैसे निकाली जा सकती है, यानी कौन कौन से दावे ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्रतिपूर्ति हमें मिलती है। जिसमें एक तो है स्टॉक की हानि, दूसरी है परिणामी हानि, और तीसरा है व्यापक बीमा। तो सबसे पहले आज हम जो अपना पॉइंट कवर करेंगे वो है स्टॉक का बीमा करवाया और उसका दावा प्राप्त करना, यानी क्लेम फॉर स्टॉक इंश्योरेंस। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अग्नि बीमा के अंतर्गत, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुकी ये एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है, तो वस्तुतः यदि कोई अग्नि से हानि हो जाती है और उसकी प्रतिपूर्ति करवानी होती है, तो बीमा पॉलिसी की राशि उससे अधिक हो, कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो भी बीमा हमने कराया है उसकी क्षतिपूर्ति कभी कभी पूरी और कभी कभी आनुपातिक रूप से प्राप्त कंपनी से, बीमा कंपनी से हो जाती है। यदि आनुपातिक रूप से बीमा के पैसा प्राप्त होता है तो उसमें औसत वाक्य लगता है, जिसे हम एवरेज क्लॉज कहते हैं। ये एक एक स्टेप में मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप अपना शुरू करते हैं, जिसमें देखो अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य निर्धारण। जब किसी फर्म में, कंपनी में आग लगी है तो उस समय सबसे पहले वो अपने स्टॉक का मूल्य निर्धारण करता है कि उन्हें लॉस हुआ कितना है। तो जिसमें ए पॉइंट है वास्तविक मूल्य का निर्धारण। इसमें अगर व्यवसाय में स्टॉक संबंधी लेखे रखे जाते हैं और वह नष्ट नहीं हुए हैं तब तो स्टॉक का मूल्य निर्धारण आसानी से किया जा सकेगा। आग लग गई लेकिन हमारे गोदाम में लगी आग, हमारा माल तो नष्ट हो गया लेकिन हमारी
पुस्तकें, जो अकाउंटिंग बुक्स हमने बनाई हैं वो नष्ट नहीं हुई। तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने इस बार कितना स्टॉक खरीदा, पिछले साल का कितना स्टॉक था, उसमें से कितना बिक गया, कितना बचा है। तो जब ये सब बातें हमें पता ही हैं तो हम बहुत ईजीली अपना दावा बीमा कंपनी पे पेश कर सकते हैं। परंतु दिक्कत कहाँ आती है, ये देखिए बी पॉइंट में, आनुपातिक मूल्य का निर्धारण। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बीमा कंपनी में आग लग गई या बाढ़ आ गई, उससे न केवल माल नष्ट हुआ है बल्कि हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग बुक्स भी नष्ट हो गई, हमें ज़्यादा सूचनाएं भी नहीं मिल पाई। ऐसी कंडीशन में कंपनी को क्या करना पड़ता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट यानी स्मरणार्थ व्यापार खाता तैयार करना पड़ता है। स्मरणार्थ व्यापार खाता तैयार करने के बाद इंश्योरेबल अमाउंट हमारे सामने आता है। अब देखो, स्मरणार्थ खाता जब तैयार किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अजम्पशन पे बेस्ड होंगी, तो उसे तैयार करने के लिए हमें बहुत सी सूचनाएं भी चाहिए होंगी। जैसे देखिए कौन कौन सी सूचनाएं हम एकत्रित करेंगे। पहला तो लेखा वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक। यदि इस साल की पुस्तकें हमारी नष्ट हो गई हैं तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बन के आया होगा ना, तो हमें उस स्टॉक की मात्रा चाहिए। दूसरा पॉइंट है लेखा वर्ष के आरंभ में आग लगने की तिथि तक का क्रय और क्रय वापसी। तो कभी कभी यदि हमारी पुस्तकें नष्ट हो गई हैं तो जिस कंपनी से हमने या जिस दुकान से, जिस संस्था से, जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा था, उस व्यक्ति के पास यदि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उससे मांग सकते हैं कि हमने इस साल आग लगने की तिथि तक कितना माल क्रय किया था और उस क्रय किए हुए माल में से कितना माल हमने वापस कर दिया था और साल के अंत में कितना माल हमारे पास रहना चाहिए था। तीसरा पॉइंट जो हमें चाहिए, लेखा वर्ष के आरंभ होने से लेकर आग लगने तक की तिथि का विक्रय एवं विक्रय वापसी हमें पता होना चाहिए। यदि हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं तो हम अपने जिन लोगों को हम सेल करते हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन एकत्रित कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लेखा वर्ष के आरंभ में आग लगने की तिथि तक के निर्माण संबंधी व्यय एवं अन्य अप्रत्यक्ष व्यय। क्योंकि जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, सेल निकालेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो ऑब्वियसली केवल सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक से तो नहीं चलेगा ना हमारा काम। हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम निर्माण संबंधी यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ज़रूरी चाहिए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, तो हम इन्हें भी एकत्रित करेंगे। और पांचवा और आखिरी पॉइंट हम क्या एकत्रित करेंगे, दैट इज विगत 3 से 5 वर्षों की बिक्री पर सकल लाभ की औसत दर। क्योंकि यदि हमें विगत 3 से 5 वर्षों की सकल लाभ की औसत दर पता है तो इस साल हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमें कितना लॉस या कितना प्रॉफिट परसेंटेज हमारी बनेगी। इस तरह देखो, ये रहा आप लोगों के सामने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का एक प्रारूप, जिसमें ऑब्वियसली डेबिट और क्रेडिट 2 साइड हैं। और डेबिट साइड में सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक जो हमने एकत्रित किया, देन 2 परचेज लेस रिटर्न्स जो हमने एकत्रित की, फिर 2 वेजेस और 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्रेडिट साइड्स में हम लेंगे बाय सेल लेस सेल्स रिटर्न जो हमने एकत्रित किया। और अब उसके बाद चूंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही नहीं ना, आग लग गई और नष्ट हो चुका है सब कुछ, तो ऐसी कंडीशन में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे किसकी सहायता से, सेल की सहायता से। और कितनी प्रतिशत पे, विगत 4 या 5, 3, 4, 5 साल में जो हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको सामान्यतः उनको ही आधार मानते हुए। तो देखो, इसमें निकालने में कई तरीके हो सकते हैं। जैसे इन्होंने देखो एक उदाहरण बताया है कि 2012, 13, 14 में सकल लाभ की प्रतिशत क्या रही है, 30, 25 और 20। इसका मतलब 2015 में हम मान के चलते हैं कि प्रति वर्ष डिटोरेट यानी कम होती जा रही है लाभ की दर हमारी, 30 से 25 हुई, 25 से 20 हुई, तो इस साल हम इसको 15% पे लें तो उपयुक्त रहेगा। तो इस तरीके से हम इसमें दावे की राशि का कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कवर होगा सकल लाभ की औसत दर का लागत पर लिया जाना। यानी कि यदि सकल लाभ की औसत दर लागत पे दी हुई है तो उसको हम सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। यदि सकल लाभ की दर लागत पे 25% है तो सेल पे ऑब्वियसली कम होगी ना, और फॉर्मूला हमारा हो गया 25/125 × 100।
उसके बाद है सकल लाभ की औसत दर का नहीं दिया जाना। यदि औसत दर नहीं दी गई है तो पिछले सालों की औसत दर के हिसाब से हम इस दर को बना लेंगे। फिर स्मरणार्थ व्यापार खाते से संबंधित कोई ऐसी मदें जो कि स्मरणार्थ खाते में नहीं आनी चाहिए थे, जैसे हमने मजदूरी दी, इसमें देखो आप एग्जांपल है 80,000 की, जिसमें 6,000 रुपये मशीन को स्थापित करने के व्यय हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे पूंजीगत खर्चे हैं ना, तो हम 80,000 में से 6,000 घटा के 74,000 ही लेंगे। उसके बाद है स्टॉक का वास्तविक मूल्य से कम और अधिक पे मूल्यांकन। तो जैसे यदि स्टॉक का हम कम पर मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम वास्तविक प्राइस पे लेकर आएंगे। जैसे देखो 95,000 का स्टॉक है, 5% कम पे वैल्यूएशन किया गया था, तो 95,000 इज इक्वल टू 95%, तो 100% के बराबर 1 लाख हो जाएगा। और फिर कम बिक्री वाला स्टॉक, यानी कई ना हमारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पुअर लाइन सेल, यानी जो कि मदें जो हैं ज़्यादातर लोग जिस स्टॉक को खरीदते नहीं हैं परंतु हमें व्यापार चलाने के लिए बनाना पड़ता है। तो ऐसे में जब हम अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें देखिए ये रहा, हम 2 प्रकार के स्तंभ बनाएंगे। एक तो सामान्य मदें यानी जिन्हें हम बोलेंगे नॉर्मल आइटम्स, और एक बोलेंगे असामान्य मदें जिन्हें हम बोलेंगे नॉर्मल आइटम्स। इस प्रकार हमारा ये पहला पॉइंट आज कवर हुआ कि जिसमें हम स्टॉक का वैल्यूएशन यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। और आप लोग इसको थ्योरी को जो मैं दे रही हूँ आपको, इसको पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर को समझेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।